हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, और इसमें भी हमारा चैप्टर सेकंड कह लीजिए या यूनिट सेकंड कह लीजिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये चल रहा है। और इसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इससे पहले मैंने इस पे सारे फॉर्म्स पे सोल प्रोप्राइटरशिप नंबर 1, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सब पे लगभग मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होती हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। क्या होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज़? हिंदी में कहते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती है? आर अमर्ज्ड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप and partnership business organization and to run large scale business enterprises। क्योंकि ये जब जो सोल प्रोप्राइटर था और पार्टनरशिप थी, इन दोनों की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट अमर्ज हुआ है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज या कंपनीज, ठीक है। और एंड टू रन लार्ज स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेज, बड़े बड़े बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे करने के लिए, पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे करने के लिए ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट अमर्ज हुआ है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और ये दोनों लिमिटेड थी, लेकिन ये हम काफ़ी जब बड़े लेवल पे कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कॉमन पब्लिक को इन्वाइट करना चाहता है, उनको अपने शेयर्स बेचना चाहता है और उनसे पैसे लेना चाहता है, तो उसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही बेस्ट है। पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या डेफिनेशन है इसकी, पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ कंपनी इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स having separate legal existence, perpetual succession and a common seal। और ये है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले अर्लियर जब एक्ट नहीं आया था, आपका लगता था कंपनीज एक्ट 1956। अब ये ख़त्म हो गया है, अब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। एक कंपनी वॉलेंट्रली एसोसिएशन होती है। वॉलेंट्री माने अपनी इच्छा से बनाई गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। किसकी एसोसिएशन? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अभी हम इसके फीचर्स में भी पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि कंपनी के ओनर्स अलग हैं और कंपनी के चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं वो अलग हैं। ओनर्स अलग हैं, ओनर्स शेयर होल्डर्स हैं, और डायरेक्टर अलग हैं, जो हैं चलाने वाले, रन करने वाले जो मैनेजमेंट है इनकी, वो अलग हैं। तो दोनों कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी अपने नाम से चलती है, अपने नाम से सामान खरीद सकती है, अपने नाम से बेच सकती है। और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस पे मैंने अकाउंट्स में भी वीडियो बना रखी है, चैप्टर 3 में, अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखना। मैं इसमें एक आई बटन में या वीडियो के एंड में ज़रूर डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है दिस वन, कि लगातार कॉन्टीन्यूस चलने वाली, ठीक है। मतलब कंपनी का एक एग्जांपल दिया गया है कि कंपनी लगातार बहने वाली उस नदी के समान है, जिसके रास्ते में कोई भी कंकड़ या पत्थर आए उसको बहाती ले जाती है, लेकिन कंपनी मरती नहीं है। इसका मतलब है एक मेंबर मरता है, दूसरा जाता है, एक शेयर होल्डर मरता है, दूसरा जाता है, एक डायरेक्टर मरता है, दूसरा जाता है। कंपनी नेवर डाइज, ठीक है। एंड एक कॉमन सील, और एक कंपनी की कॉमन सील होती है। जिस तरह एक आम इंसान अपने साइन, अपनी आइडेंटिटी अपने साइन करके करता है, उस तरह कंपनी भी अपनी पहचान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो कंपनी की स्टैम्प लगती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे साइन करते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं, न्यू एक्ट जो है। अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। एक कंपनी का मतलब है कंपनी जो इस एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट 2013 दिस वन इसकी बात कर रहा है, इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ये इससे पहले जो लॉ थे उनमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये इसमें रजिस्टर्ड की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जो 2013 के बाद बनी है वो तो इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगी, लेकिन जो पहले से चली आ रही है वो पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी। तो सारी कंपनीज में कंपनीज आती हैं
प्रीवियस कंपनी जो सारे बता रहे हैं, ध्यान से देखिए बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग से। एक्ट रिलेटिंग टू कंपनीज इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, सबसे पहले ये वाला एक्ट लगा था। फिर उसके बाद लगा इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, उसके बाद लगा इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, उसके बाद नेक्स्ट 1913, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर कंपनीज ऑर्डिनेंस बनी 1942, इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो लास्ट था अभी इससे पहले रिसेंटली ये वाला था द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो अब हट के लेटेस्ट आ गया है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। और हम ये ही पढ़ रहे हैं सारी 12th में सेकंड थर्ड बुक जो आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो सब चेंज हो गई है और इसके अकॉर्डिंग ही अब हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स कह लीजिए, करैक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पढ़ते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन, हिंदी में बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, मेड बाय मैन, क्या होता है, मेड बाय मैन। एक होता है नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, जैसे नेचुरल सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो नेचुरल है, लेकिन हम अपने घर में रात को जो ट्यूब जला रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल पर्सन एक कृत्रिम व्यक्ति। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी इज क्रिएटेड एंड एग्जिस्ट independent of its member and it can own properties, borrow fund, enter into contracts in his own name, but it is not नेचुरल पर्सन। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है क्योंकि कंपनी कानून से बनती है, कानून से एग्जिस्ट होती है, खुद इंडिपेंडेंट इसके मेंबर्स होते हैं, खुद ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम से, फंड भी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है अपने नाम से, लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं हो सकती। तो इसलिए एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है कंपनी को, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं आपको बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो गया कंपनी की ओनरशिप अलग है, कंपनी की ओनरशिप अलग है एंड मैनेजमेंट अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ये भी कह सकते हैं। सेपरेट लीगल वैसे एंटिटी का मतलब ये हो गया कि कंपनी अपने नाम से, कंपनी अपने नाम से ही खरीद सकती है, कोई भी एसेट अपने नाम से ही बेच सकती है, ठीक है, अपने नाम से सारा रिकॉर्ड रख सकती है। तो एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड बॉडी होती है, रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 2013 में, इट इज ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन माना जाता है इसको, एंड इट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज इट्स ओनर, ओनर से अलग होती है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंपनी की ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। ओनरशिप कौन होती है, कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, और मैनेजमेंट होते हैं डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों अलग अलग हैं। कंपनी की ओनरशिप कौन है, जो पैसा लगाता है, जिनके पास शेयर्स हैं, वो कंपनी के मालिक होगा, शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट जो चलाते हैं उनके द्वारा सेलेक्ट किए हुए, वोटिंग किए हुए लोग चलाते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी में आता है। नंबर थर्ड है फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे बनती है, कंपनी फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस एज इट इज इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, दिस वन और एनी अदर प्रीवियस लॉ कंपनी। तो इसका फॉर्मेशन आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस है वो पूरी करनी पड़ती है, बहुत कंपलसरी है। और ये कंपनीज एक्ट 1956 पहले लगता था, अब 2013 जो है इसमें रजिस्टर्ड कराना भी ज़रूरी है, या इससे पहले जो कंपनीज एक्ट है उसमें रजिस्टर कराना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 4 पढ़ रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का, इसको हिंदी में कहते हैं शाश्वत उत्तराधिकार। अब ध्यान से देखें तो ये सर्कल ऐसे चले जा रहा है, ठीक है, इस तरह चले जा रहा है, यूं और फिर यूं चले जा रहा है, यूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है नेवर एंडिंग है। क्या है ये, नेवर एंडिंग। इसको ऐसे कह लीजिए, ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है, नेवर एंडिंग। ये ऐसे ही गोल गोल सर्कल में चलता रहेगा, ठीक है। तो अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैंड्स ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एट एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। इसमें कहावत भी है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स एंड मस्ट बी बाय लॉ। कंपनी कानून से ही बनती है, कानून से ही खत्म होती है। तो किसी के मरण, डेथ होने का, किसी इंसैनिटी का, डेथ का मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी का मतलब हो गया कोई दिवालिया हो गया, पागल हो गया, ठीक है, दिमाग सही नहीं हो गया उसका, रैशनल माइंड नहीं रहा, इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो गया, लूनेसी हो गया, तो किसी भी मेंबर का इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी पे। कंपनी एक लगातार बहने वाली उस नदी के समान है जिसके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर आए सारे बहाती ले जाती है और जाके सागर में मिलती है। कहने का मतलब ये ख़त्म होगी तो ये कानून के द्वारा ही ख़त्म होगी, अदरवाइज इसके एग्जिस्टेंस पे किसी के मरने का, दिवालिया होने का, पागल होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हों, कोई भी हों,
कंपनी हमेशा चलती रहती है, गो ऑन, ठीक है। तो ये परपेचुअल सक्सेशन कहलाता है। आगे क्या रहा है हमें, कंट्रोल। द ओनर्स ऑफ ए कंपनी आर द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स वेयर एज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज वेस्टेड द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द मेंबर। वैसे तो कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं या शेयर होल्डर मेंबर्स एक ही बात है, ये वोट डालते हैं, मालिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं। मैनेजमेंट कंपनी के अलग है, दोनों अलग अलग जो बता रहा था, ठीक है। ओनर्स अलग हैं जो कि शेयर होल्डर्स हैं, और मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। मैनेजमेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो ये कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में रहता है, जो कि शेयर होल्डर के वोटिंग राइट द्वारा वो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्टेड बाय दी मेंबर्स, तो उनके हाथों में रहता है। तो कंपनी का कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखते हैं, जो कि शेयर होल्डर वोट करके एजीएम वगैरह जो होती है उनमें करते हैं। तो कंट्रोल इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्टेड बंदों के हाथ में रहता है। लायबिलिटी कैसे होती है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। मेंबर्स की तो लिमिटेड है, मेंबर्स का मतलब यहाँ शेयर होल्डर्स से है। टू दी एक्सटेंट ऑफ द देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, जितनी कैपिटल, जितना पैसा आपने कंपनी में लगा रखा है, जितना शेयर होल्डर ने, मान लीजिए शेयर होल्डर है या मेंबर है, जितना इसने इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर में पैसा लगा रखा है, ठीक है, शेयर्स में, सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी हो सकती है, उतने शेयर आपके डूब जाएंगे अगर वो कंपनी डूबती है। द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस इफ एनी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। अगर उसने शेयर ले रखे हैं और कुछ पैसा दिया है, माना अनपेड कैपिटल कुछ रह रही है, तो उतना ही हो सकता है, तो लिमिटेड बाय शेयर होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी की कॉमन सील होती है, जिस तरह एक आम इंसान अपने सिग्नेचर अपने साइन मार के करता है, ठीक है, उस तरह कंपनी भी अपने साइन SINGS, उस तरह कंपनी भी अपने साइन कैसे करती है, ये कॉमन सील के द्वारा करती है। कंपनी की स्टैंप होती है और साथ साथ कॉमन सील तो लगती है, इस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी सिग्नेचर होते हैं। तो कंपनी में और मे हैव नॉट ए कॉमन सील एज इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट, देयरफॉर ए कॉमन सील इज यूज फॉर इट्स सिग्नेचर। तो कंपनी वो कह रहा है कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन ने तो साइन नहीं कर सकती डॉक्यूमेंट्स पे, इसके लिए कॉमन सील होती है, उस पर कंपनी साइन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी साथ में साइन होते हैं। रिस्क बियरिंग, द रिस्क ऑफ लॉस इन ए कंपनी इज बॉर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स सो दैट इट विल नॉट बिकम ए हैवी बर्डन ऑफ देम। क्योंकि शेयर होल्डर मालिक है, अगर रिस्क आएगा तो वो भी सब पे बढ़ जाएगा, इस कारण ये रिस्क बेयरिंग होता है, इसमें सब शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। और अब हम पढ़ रहे हैं इसके लिमिटेशंस, थोड़ा नेगेटिवनेस या हर्डल्स वगैरह क्या होते हैं कंपनी की, क्या सीमाएं हैं, पढ़ते हैं, देखिए। नंबर 1, डिफ़िकल्टी ऑफ फॉर्मेशन, बनाना बहुत आसान नहीं है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, तो ये कंपनी का फॉर्मेशन आसान नहीं है, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन है। नंबर 2, लैक ऑफ सीक्रेसी, ईच पब्लिक कंपनी शुड पब्लिश देयर अकाउंट्स एंड रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड टू द पब्लिक टाइम टू टाइम। जो भी कंपनी है उसको रजिस्ट्रार के पास अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो पब्लिकली करनी पड़ती हैं, ठीक है, और पब्लिक को भी टाइम टू टाइम करनी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, सीक्रेसी ब्रेक होती है, आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पब्लिक तक पहुंचती हैं, तो ये इसका नुकसान है। हैंस देयर इज़ नो सीक्रेसी इन दी ऑपरेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोई सीक्रेसी नहीं है जैसे पार्टनरशिप और सॉफ्ट प्रॉपर्टर में होती है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट है वो पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल होता है। द लार्ज साइज होता है कंपनी इसका, मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉइज, कस्टमर एंड क्रेडिटर। तो बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, तो हर किसी से, एम्प्लॉय से, कस्टमर से, क्रेडिटर से पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, इसे पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है, जो कि पार्टनरशिप और उसमें मेंटेन होता है, इसमें नहीं होता। न्यूमरस रेगुलेशन का मतलब कंपलसरी ऑडिट होना, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स बनना, स्टैचुटरी मीटिंग करना, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स देना रजिस्ट्रार से, सेबी से। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जिसका फ़र्क पड़ता है कंपनी का, ठीक है। और आगे कह रहे हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ डिसीजन एक आदमी नहीं लेता, 4 आदमी मिलकर नहीं लेते हैं, प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मीटिंग करते हैं, कई बार स्टैचुटरी मीटिंग होती है, कई बार AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, बहुत सारी होती है, तो ये सारी मीटिंग करा के इनमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द कंसेंट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, तो इससे डिसीजन में डिले हो जाता है। और ओलिगैरिक मैनेजमेंट, ओलिगैसी मीन्स रूल्स बाय ए फ्यू। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने सेलेक्ट करें वो अपनी चलाने लग जाते हैं, वो सुनते नहीं है किसी की, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं इसको ओलिगैरिक मैनेजमेंट हो जाती है। द कंट्रोल इज इन दी हैंड ऑफ फ्यू पीपल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कुछ लोग चला रहे हैं, हु मे इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो वो अपने हिसाब से ला सकते हैं, हो सकता है शेयर होल्डर की ना सुने, तो ये इसका नुकसान है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
इसमें इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी मैनेजमेंट में और शेयर होल्डर्स में रह सकता है, में एडवर्सली अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग विचारधारा रखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सिलेक्ट हुए हैं वो अलग हो सकते हैं, अपने हिसाब से चलें, और शेयर होल्डर्स तो आम इंसान बहुत सारे लोग, तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसमें इंटरेस्ट का। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं अकाउंट्स पे भी बनाई हैं, जर्नल एंट्री तक अब तक बन चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देखें, अपने साथियों को भी मोटिवेट करें। आपके बड़े भाई और बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो भी देखते रहें। मेरा मेन मोटो अपने जो नॉलेज है आप तक शेयर करना है, तो आप कॉमर्स इस चैनल को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।